पिछली चर्चा में हमने सोफिस्टों के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि 450 ईसा पूर्व के बाद का समय यूनानी चिंतन में एक नया मोड़ लेता है। थेलिस से लेकर डेमोक्रिटस तक यूनान का चिंतन प्रकृति के मूल तत्वों को जानने में व्यस्त है। कई महान दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के द्वारा प्रकृति के मूल तत्वों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रयास में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी जन्म होता है। इस धारा में डेमोक्रिटस अंतिम दार्शनिक हैं, जहाँ पर प्रकृति के मूल तत्वों को समझने का प्रयास किया गया। डेमोक्रिटस के साथ ही साथ अन्य जितने भी प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, इन सभी ने अपने चिंतन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में कई सूत्र दिए, जिसे बाद में विकसित करके पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा ने, वैज्ञानिक परंपरा ने नए सिद्धांतों को जन्म दिया। 450 ईसा पूर्व के बाद का समय, जब एथेंस में प्रोफेशनल शिक्षकों का आगमन होता है, जिन्हें हम सोफिस्ट के रूप में पिछले चर्चा में समझ चुके हैं, और यह भी जान चुके हैं कि कैसे इन लोगों ने अपने को एथेंस में स्थापित किया और यूनान के चिंतन में एक नया मोड़ दिया। यूनानी दार्शनिक परंपरा अब एक नए दिशा में प्रवाहित होती है और उसका श्रेय प्रसिद्ध सोफिस्ट प्रोटागोरस को जाता है। प्रोटागोरस जे अवडेरा के रहने वाले हैं। ये सोफिस्टों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, सबसे अधिक विद्वान हैं और सबसे अधिक फीस लेकर एथेंस में युवकों को शिक्षित करते हैं। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर प्रोटागोरस की पकड़ न हो। ये शब्दों के, भाषा के, व्याकरण के और तर्क के नियमों के प्रकांड विद्वान हैं। प्रोटागोरस सोफिस्ट संप्रदाय के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया जिसने प्रकृतिवादी दार्शनिक परंपरा को मनुष्य केंद्रित चिंतन के रूप में बदल दिया। वह सूत्र था होमो मेंसुरा। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। अभी हम वहाँ पर आते हैं जहाँ से प्रोटागोरस को समझने में सुविधा हो। सबसे पहले प्रोटागोरस ने दो बातों को स्पष्ट किया। पहली बात तो यह थी कि इन्होंने दार्शनिकों द्वारा किए जा रहे प्रयास को, जिसमें ये प्रकृति के मूल तत्वों को जानना चाहते हैं, एकदम से निरर्थक कर दिया। प्रोटागोरस कहते हैं कि प्रकृति के मूल तत्वों को जाना ही नहीं जा सकता। इनके इस स्टेटमेंट में हम देखते हैं संशयवाद की झलक मिलती है। जब कोई ऐसा वक्तव्य दे कि यहाँ पर ज्ञान संभव ही नहीं है, तो इसे हम दर्शन के क्षेत्र में संशयवाद कहते हैं। प्रकृति के मूल तत्वों को जाना ही नहीं जा सकता, यह कहकर प्रोटागोरस ने यहाँ पर संशयवाद का बीज रख दिया।
तो दार्शनिकों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोटागोरस ने निरर्थक कर दिया। दूसरा कार्य इन्होंने यह किया कि धर्म के क्षेत्र में देवताओं के अस्तित्व पर भी इन्होंने प्रश्न लगा दिया। इनका कहना है कि देवता हैं या नहीं हैं, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत जटिल है और मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में इस जटिल प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। तो जहाँ पर हम अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क नहीं दे पाते हैं, तो प्रोटागोरस अज्ञेयवाद के बीज को भी अपने इस स्टेटमेंट में रख देते हैं। प्रोटागोरस सबसे पहले दार्शनिकों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निरर्थक घोषित कर दिया, साथ ही साथ देवताओं के विषय में या अति प्राकृतिक सत्ताओं के विषय में वे अज्ञेयवादी हो जाते हैं। तो यह दो कार्य उन्होंने निषेधात्मक रूप से किया। इस प्रकार प्रोटागोरस के दर्शन में दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये सत्य के खोजी नहीं है, प्रकृतिवादी दार्शनिकों की तरह इन्हें संसार के विषय में जानने की उत्सुकता नहीं है। ये कहते हैं कि संसार के मौलिक तत्वों को जाना ही नहीं जा सकता। दूसरी ओर धार्मिक मान्यताओं को भी ये अस्वीकार कर देते हैं। देवताओं के विषय में भी इनका यह कहना है कि जिस विषय में हमारे पास तार्किक और वैज्ञानिक आधार न हो, उसके विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इन दो बातों को प्रोटागोरस स्पष्ट कर देते हैं कि न तो उन्हें प्रकृति के मौलिक तत्वों की खोज की जिज्ञासा है और न ही धर्म के आधार पर संसार की या मनुष्य की व्याख्या की जा सकती है। तो यह जानने के बाद अब हम आते हैं प्रोटागोरस के चिंतन में प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोटागोरस देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन ये देव उपासना का समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस विषय में इनकी निश्चित धारणा ही नहीं है, उस विषय का भी समर्थन करना प्रोटागोरस के लिए आवश्यक क्यों हो गया? तो इसके लिए हम इनकी दार्शनिक दृष्टि में प्रवेश करते हैं। इनका कहना है कि मनुष्य महत्वपूर्ण है। इस संसार में न तो भौतिक तत्वों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है और न ही धार्मिक मान्यताओं को जानना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रहे, यही उसका जीवन मूल्य होना चाहिए। मनुष्य का सुख अपना निजी सुख होता है और उस सुख की प्राप्ति के लिए वह जो कुछ भी स्वीकार करता है, जो भी उसके सुख में वृद्धि करता है, वह कार्य उसके लिए सत्य है। तो हम देखेंगे कि प्रोटागोरस एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके चिंतन में आधुनिकतम दार्शनिक सिद्धांतों के बीज मिल जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो जो प्रोटागोरस के दर्शन में न मिले। तो एक एक कर हम इन सभी दार्शनिक सिद्धांतों को प्रोटागोरस के दर्शन में समझते हैं। जब प्रोटागोरस देव उपासना का समर्थन करते हैं, तो इसके पीछे जो इनकी सोच है वह यह है कि देव उपासना का समर्थन करना इनके लिए उपयोगी है और इनके लिए व्यवहारिक भी है, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था धनिकों और कुलीन तंत्र के अधीन है। शासक वर्ग विशेष रूप से कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र के निर्देशन में है। यही लोग उसमें चुनकर आते हैं। ऐसी दशा में सोफिस्टों में प्रोटागोरस, जो कि सबसे महंगे हैं, सबसे अधिक फीस लेकर ये शिक्षित करते हैं, उनमें अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं और जब उनमें इनकी लोकप्रियता बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, जिससे इनको अधिक धन मिलता है। तो ये
धनिक वर्ग इनके लिए उपयोगी हो जाते हैं। और जब अधिक धन मिलता है तो इनके अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसे उन्होंने सुख कहा। तो सुख की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उपयोगी हैं उनका समर्थन करना ये नैतिक मानते हैं। तो देव उपासना का समर्थन प्रोटागोरस इसीलिए करते हैं कि धनिक वर्ग में और कुलीन वर्ग में इनकी लोकप्रियता बढ़े और ये वहाँ पर उनके बीच रहकर उनसे अधिक फीस लेकर उन्हें शिक्षित करें, जिससे उनका भी उद्देश्य पूरा हो और प्रोटागोरस का भी लक्ष्य पूरा हो। यहाँ पर एक प्रश्न और उठाया जा सकता है, यदि प्रोटागोरस देव उपासना का विरोध करते तो क्या होता। हम जानते हैं कि तत्कालीन जो एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें धनिक वर्ग और कुलीन वर्ग ही शासक वर्ग है और यह वर्ग रूढ़िवादी है, धार्मिक मान्यताओं में और देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखता है। यदि प्रोटागोरस देवताओं के अस्तित्व के विरोध में बोलते तो उन्हें शासक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ता। हो सकता है उन्हें भी एनेक्सागोरस की तरह एथेंस छोड़ने के लिए विवश किया जाता। तो प्रोटागोरस देवताओं के उपासना का समर्थन करके इस वर्ग को अपने लिए उपयोगी बना दिया और यही वर्ग इनके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो जाते हैं। तो प्रोटागोरस यहाँ पर उपयोगितावादी और व्यवहारिकतावादी दृष्टि रखते हैं, क्योंकि प्रोटागोरस केवल प्रोफेशनल शिक्षक ही नहीं है बल्कि ये बहुत बड़े चिंतक हैं। और इनकी दृष्टि को जब हम समझते हैं तो पूरा का पूरा सोफिस्ट विचारधारा हमारी समझ में आने लगता है। प्रोटागोरस के दर्शन में एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर हम सोफिस्ट विचारधारा को आगे समझेंगे। वह स्टेटमेंट है, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, होमो मेंसुरा। इस स्टेटमेंट में हमें मनुष्य शब्द का अर्थ समझना है, क्योंकि प्रोटागोरस का दर्शन आज से 450 ईसा पूर्व आता है। उस समय मनुष्य को लेकर कोई दार्शनिक चिंतन नहीं था, मनुष्य के विषय में चिंतन शुरू नहीं हुआ था। सारा चिंतन या तो धार्मिक कथाओं के आधार पर विकसित हो रहा था या फिर प्रकृतिवादी दार्शनिकों द्वारा प्रकृति के मौलिक तत्वों को दार्शनिक रूप से खोजने में व्यस्त था। हालांकि प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने धार्मिक कथाओं को, मिथकों को अपने से अलग किया और स्वतंत्र रूप से चिंतन शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने भी मनुष्य के ऊपर अभी चिंतन करना शुरू नहीं किया था पहली बार, क्योंकि प्रोटागोरस मनुष्य केंद्रित दर्शन को ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मनुष्य शब्द का अर्थ समझना है। मनुष्य शब्द वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी मनुष्यों के विषय में एक सामान्य अवधारणा रखते हैं, और जब सभी मनुष्यों के संबंध में एक समान अवधारणा रखने वाला कोई पद हो तो उससे हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटागोरस के दर्शन में मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यह सभी मनुष्यों के समान अवधारणा संबंधी चिंतन नहीं है। यहाँ पर उनका यह कहना है कि मनुष्य अर्थात व्यक्ति विशेष अर्थात व्यष्टि। तो प्रोटागोरस के दर्शन में मनुष्य शब्द व्यक्ति विशेष के लिए आता है। हर व्यक्ति विशिष्ट है, और जब व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है तो ऐसे चिंतन को व्यक्तिवादी चिंतन कहते हैं। व्यक्तिवादी चिंतन आधुनिक समय में विकसित होता है,
लेकिन इसका बीज प्रोटागोरस के इस सूत्र में मिल जाता है। और जब व्यक्तिवादी चिंतन विकसित होता है तो उसके साथ ही सुखवादी दृष्टि भी चली आती है, क्योंकि व्यक्ति जब विशेष हो जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी विशिष्टता के साथ साथ और उसकी दृष्टि का भी सम्मान किया जाने लगता है। इस प्रकार प्रोटागोरस के दर्शन में मनुष्य पद व्यक्ति विशेष के लिए आया है। व्यष्टि अर्थात व्यक्ति विशेष। प्रोटागोरस कहते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव उसका निजी अनुभव होता है और उस अनुभव में दूसरा कोई व्यक्ति साझेदार नहीं होता है। जैसे चाय मीठी है, इस अनुभव को चाय पीने वाला ही समझ पाएगा, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता है। उसे हम कितना ही तर्क से क्यों न समझाएं, जब तक उसके अनुभव में नहीं आता तब तक उसके लिए कोई शब्द ज्ञान नहीं बनता। ज्ञान बनने के लिए उसे अनुभव करना पड़ेगा, और जब वह अनुभव करेगा तब उसे पता चलेगा कि चाय मीठी है या फीकी है। एक ही वस्तु के विषय में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं, तो अलग अलग अनुभव होने के कारण ज्ञान भी अलग अलग होता है। जैसे हम 3 लोग बैठे हैं और चाय आती है, चाय एक ही है और तीनों ने चाय का स्वाद लिया और तीनों ने चाय के विषय में अलग अलग निष्कर्ष दिए। किसी ने कहा चाय मीठी है, किसी ने कहा चाय फीकी है और किसी ने कहा चाय बहुत ही मीठी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चाय हमारे अनुभव पर निर्भर है, न कि उसका कोई सामान्य गुण है। यदि चाय मीठी होती तो सभी के लिए मीठी होती, यदि चाय फीकी होती तो सभी के लिए फीकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के लिए वह मीठी है, किसी के लिए फीकी है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा मीठी है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति किसी भी वस्तु का जब अनुभव करता है तो अलग अलग ढंग से अनुभव करता है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझें। जैसे चांदनी रात है, एक व्यक्ति है वह बहुत ही खुश है, उसे सुखद अनुभव हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति है वह बहुत दुखी हो जाता है। जैसे ही चांदनी रात आती है उसके दुख बढ़ जाते हैं। और कुछ अन्य लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि रात चांदनी है या अंधेरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ही परिस्थिति में व्यक्तियों के निष्कर्ष अलग अलग हैं। प्रोटागोरस यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति विशिष्ट है, उसका अनुभव विशिष्ट है, तो उसका नॉलेज भी विशिष्ट होगा, अलग होगा। तो जो नॉलेज है वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति की अनुभूतियों पर निर्भर करता है। जैसा व्यक्ति अनुभव करता है वैसा उसका नॉलेज होता है। तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत प्रोटागोरस के दर्शन में मिलता है कि कोई भी ज्ञान यूनिवर्सल नहीं होता, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होगा जो सबको एक जैसा लगे। इसलिए ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले प्रोटागोरस पहले दार्शनिक बन जाते हैं, और यह सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान भी यह कहता है कि संसार में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो यूनिवर्सल हो। हर नॉलेज सापेक्ष होता है, वह समय के सापेक्ष होता है, स्थान के सापेक्ष होता है और व्यक्ति की अनुभूतियों के सापेक्ष होता है। तो नॉलेज को सापेक्ष प्रोटागोरस कर देते हैं। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटागोरस के दर्शन में नॉलेज और ओपिनियन एक ही है। नॉलेज अर्थात हमारा निजी मत, जबकि आधुनिक दर्शन में हम देखते हैं कि ओपिनियन और नॉलेज में अंतर किया गया है। ओपिनियन हमारा निजी अनुभव होता है और नॉलेज वह है जो सभी को एक जैसा अनुभव होता है।
प्रोटागोरस के दर्शन में नॉलेज और ओपिनियन में कोई अंतर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्रोटागोरस भ्रम की दशा में, हैलुसिनेशन की दशा में जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भ्रम में है तो प्रोटागोरस कहते हैं यह उसका भ्रम नहीं है, बल्कि उसका अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है, और उस अनुभव को भी प्रोटागोरस नॉलेज मानते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भ्रम से हटकर जब उसे अनुभव होता है, जब भ्रम टूटता है, तो जो अनुभव होता है उन दोनों अनुभवों में अंतर क्या है, तो प्रोटागोरस कहते हैं क्योंकि ज्ञान सापेक्ष होता है, इसलिए एक समय का ज्ञान जब वह भ्रम में था तब भी उसका अपना ज्ञान था, और जब उसका भ्रम टूटता है तब भी उसका अपना ज्ञान है। इन दोनों ज्ञानों में से जो अधिक उपयोगी होगा व्यक्ति उसे चुनता है। तो प्रोटागोरस, चाहे वह भ्रम का ज्ञान हो, चाहे वह सामान्य ज्ञान हो, सब में ज्ञान को प्रामाणिक रूप में रखते हैं। यहाँ पर प्रामाणिक और अप्रामाणिक ज्ञान का अंतर समाप्त हो गया है। जो अनुभव है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान है वह व्यक्ति सापेक्ष है, समय सापेक्ष है, स्थान सापेक्ष है। ज्ञान निरपेक्ष होता ही नहीं। जब प्रोटागोरस ज्ञान को व्यक्ति सापेक्ष कर देते हैं तो उनके दर्शन में व्यक्तिवाद का जन्म होता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर जब कोई नियम, कोई व्यवस्था बनती है तो ऐसा चिंतन व्यक्तिवादी चिंतन हो जाता है। व्यक्तिवाद के साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और जस्टिस का सूत्रपात होता है, क्योंकि जब व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा तो हर व्यक्ति का स्थान एक जैसा हो जाएगा। हर व्यक्ति का स्थान एक जैसा होने से समानता का दर्शन उत्पन्न होता है, और व्यक्ति क्योंकि किसी सार्वभौम नियम से नहीं बंधा है तो वह स्वतंत्र भी हो जाता है, और समानता, स्वतंत्रता से जस्टिस का भी जन्म होता है। हर व्यक्ति न्यायपूर्ण ढंग से रहने का अधिकारी हो जाता है। तो प्रोटागोरस के दर्शन में समानता, स्वतंत्रता और जस्टिस के बीज भी मिलते हैं, और यही बीज लोकतंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र पूरा का पूरा ओपिनियन पर टिका हुआ है। हर व्यक्ति का समान महत्व है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और हर व्यक्ति के ओपिनियन का सम्मान है। यही दृष्टि मानवतावादी दृष्टि है। मानवतावाद यह कहता है कि इस संसार में रहने वाले मनुष्य को ही हम महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य के ऊपर कोई दैवी सत्ता या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उसकी विशिष्टता को, उसकी निजता को अतिक्रमण करे। तो प्रोटागोरस एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके इस छोटे से सूत्र में व्यक्तिवाद, सुखवाद और मानवतावाद के साथ साथ लोकतंत्र का बीज निहित है। प्रोटागोरस हालांकि प्रोफेशनल शिक्षक हैं, अधिक फीस लेकर शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके दर्शन को आज भी दर्शन जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रोटागोरस द्वारा दिया गया यह सूत्र कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, मनुष्य की गरिमा को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा देता है।